हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंटेंट पे जो हम आज कवर करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो पॉसिबल फ्रेमवर्क है वो क्या है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस क्या है। देन वी विल डिस्कस ट्रेंड एनालिसिस एंड लास्टली वी विल डिस्कस कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस। अब थोड़ा थोड़ा पहले हम इसको समझ लेते हैं है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट आपकी क्या है, आपकी इनकम शीट क्या है, और आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या हैं, और आपकी जो सेल्स और सेल्स वॉल्यूम और इनकम क्या है। तो इस तरह की जो चीजें होंगी उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सेकंड नंबर पे है पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। इसके अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि फंड कहाँ से आते हैं, फंड की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, उनकी कंपोजिशन कैसे होती है, और उनकी मेजरमेंट कैसे होती है, और देन द फर्म का जो रिस्क है वो कैसे मेजर किया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होगा, फ्रेमवर्क होगा, उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बेसिकली हम जो डिफरेंट एसेट लायबिलिटीज या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हैं उसको एनालिसिस करते हैं एक या एक से ज्यादा टर्म्स के साथ। तो बेसिकली चार मेजर रेशियो एनालिसिस की टाइप्स हैं, या उसमें सबसे पहले आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। देन यू हैव आल्सो हैव अ लिक्विडिटी रेशियो है, फिर आपके पास एक्टिविटी रेशियो है, और उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग टर्म जो डेट को मेजर करती हैं लीवरेज रेशियोज है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेसिकली मेजर करती हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को और सेल्स को, और जो लीवरेज रेशियो वो मुझे बताती हैं परफॉर्मेंस की, डेट को और डेट और इक्विटी को की कॉम्बिनेशंस को। और उसके बाद जो आपके पास एक्टिविटी रेशियोज हैं वो आपका जो फर्म की एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन और इस तरह की चीजें मेजर करते हैं। उसके बाद आपके पास जो और भी जो रेशियो होती है, जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी है, एक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सारी की सारी जो रेशियोज हैं बेसिकली ये आपकी हेल्प आउट करते हैं, और इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम डिफरेंट जो फर्म की एट्रीब्यूट्स हैं, कंपनी इंडस्ट्री के एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम ओवर टाइम एनालाइज करते हैं। तो ये बेसिकली जो ट्रेंड एनालिसिस है ये टाइम सीरीज एनालिसिस है, डाटा ओवर टाइम इसको डिस्कस करते हैं, या ग्राफिक एनालिसिस ओवर टाइम करते हैं टू सी कंपनी परफॉर्मेंस, पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, एट्रीब्यूट्स। देन वी हैव अ कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस। कॉमन साइज के अंदर हम हर जो एट्रीब्यूट है, ये कंपोनेंट है, चाहे वो एसेट साइड का है, लायबिलिटी साइड का है, इनकम साइड का है, उसको हम मेजर करते हैं टोटल एसेट, इनकम, सेल्स के साथ। और इंडेक्स एनालिसिस के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं कि जो भी आपके पास रेशियो है या कंपनी की पोजीशंस है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर, और बेस ईयर के लिहाज से आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, आइदर परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या परफॉर्मेंस की डिक्रीज हुई। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बेस ईयर की वैल्यू के लिहाज से वो कैसी वैल्यू आई। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे जो हम फ्रेंच स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं वो किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट चीजें जो है अंडरस्टैंड करते हैं, और डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजों पर फोकस करते हैं। लेट्स से ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर जो होगा वो हमेशा फोकस करेगा कंपनी की लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी नॉर्मली मेजर करते हैं कि कंपनी कैसे अपने एसेट्स को कन्वर्ट करती है कैश के अंदर, यानी कि आसान जुबान में आप ये कह लें कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा होता है कि आया कि कंपनी जो है उसके जो एसेट्स हैं कितनी क्विकली जो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि क्रेडिटर है, ही ऑलवेज थिंक अबाउट द रिटर्न एंड मनी। सो जो भी उसके एसेट चीजें हैं वो कन्वर्ट कैसे होते हैं जो कैश के अंदर। तो जो जितने भी ट्रेड क्रेडिटर होते हैं वो फोकस करते हैं किसके ऊपर, लिक्विडिटी पे। देन यू हैव अ बॉन्ड होल्डर्स। जो बॉन्ड होल्डर है वो ऑलवेज फोकस करेंगे लॉन्ग टर्म कैश फ्लोस पे कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है,
इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या नेट आउटफ्लो है, या नेट इनफ्लो है, ये कौन कौन सी जो वो लॉन्ग टर्म जो कैश फ्लोज हैं उन पर फोकस करता है। वो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो पे इसलिए फोकस करता है ताकि उसको बॉन्ड होल्डर होता है, देन ही और शी कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट। उसके बाद आगे आपके पास जो शेयर होल्डर्स हैं ये हमेशा फोकस करते हैं कंपनी की हेल्थ पे। कंपनी की हेल्थ से मुराद कंपनी की परफॉर्मेंस है। कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट रेशियो इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या एनपीएल, डिफरेंट जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जिनसे हम मेजर करते हैं कंपनी की हेल्थ की। आइदर कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल और अदर कंपनी परफॉर्मिंग नॉट वेल। सो उसके लिए हम जो है वो शेयर होल्डर हमेशा फोकस करता है किसके ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कंपनी की हेल्थ के ऊपर, परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। तो देन वी हैव सम इंटरनल यूज एज वेल, यानी पहले तो हम ये देख रहे थे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसका एक्सटर्नल यूज क्या है, अब यहाँ हम इंटरनल यानी कि फर्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। फर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी प्लान कैसे करती है, कंट्रोल कैसे करती है, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल वो क्या है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले क्या, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर वो देखते हैं कि हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे कितने एसेट्स हैं, हमारी कितनी लायबिलिटीज हैं, और हमारी फर्म जो पोटेंशियली कितनी अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर रही है, आया कि इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या गो ऑन चलेगी। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर वो फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि कंपनी की जो एसेट और लायबिलिटीज ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या है। तो वो आपकी जो प्लानिंग के लिए से इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन यू नीड टू फोकस ऑन कंट्रोल। कंट्रोल से मुराद यहाँ पे ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसेट पे, वो उसका रिटर्न क्या है। उसके अलावा जो आप एसेट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है, आया कि आप वेल यूटिलाइज कर रहे हैं, लेस यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो क्या चीज, वो कंट्रोल कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है इंटरनली। देन वी आल्सो हैव अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि जो फंड कहाँ से आ रहे हैं, सप्लाई कहाँ से आ रही है हमारे पास, और फर्म उसको एनालाइज कहाँ से कर रही है, और उसकी जो रिकॉर्ड अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है, मतलब फंड कहाँ से आ रही है, यूटिलाइजेशन जो है वो हम मेजर करते हैं कंट्रोल के अंदर, और प्लानिंग के अंदर ओवरऑल पोजीशन को देखते हैं। तो बेसिकली इंटरनल जो यूज है वो उसका क्या है कि कोई भी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्लानिंग को, कंट्रोल को अंडरस्टैंड कर सकती है, और उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है। किसकी वजह से, किसके लिए, आपकी इंटरनल यूजेस के लिए। अब इंटरनल यूजेस के लिए इस्तेमाल इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे साबित ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है उसको हम एक्सटर्नल यूजेस भी कर सकते हैं, और इंटरनल यूज भी कर सकते हैं, और एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों यूज हम उनसे कर सकते हैं। और व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट्स मूव ऑन। ये दोनों है क्या। अब आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये बेसिकली जो प्राइमरी दो इसकी टाइप्स है। नंबर 1 इसकी बैलेंस शीट है, नंबर 2 इसकी इनकम शीट है। बैलेंस शीट आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि कंपनी के टोटल एसेट जो हैं वो कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ऑनर इक्विटी कितनी है। तो अकाउंटिंग के अंदर जो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस और ऑनर इक्विटी, जब दोनों को एड अप करते हैं तो टोटल एसेट के बराबर होती है जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो बेसिकली जो बैलेंस शीट है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बताती है कि कंपनी के एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं, ऑनर इक्विटी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, और ओवरऑल जो कंपनी की जो है चेंजेस क्या आ रही, परफॉर्मेंस को, हेल्थ को मेजर करती है। तो ये तो बैलेंस शीट होगी। देन सेकंड नंबर 2 क्या है, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम जो स्टेटमेंट है वो आपको बताती है कंपनी के अकाउंटेबल कितने, रिसीवेबल कितने, यानी कि कंपनी के रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं, इनफ्लोज कहाँ आ रहे हैं, और कंपनी के एक्सपेंसिव कहाँ पे, जो उनके जो उन्होंने पे जो एक्सपेंस है उनके, और ओवर टाइम पीरियड, यानी कि आपको हर साल या हर मंथली कितने कैश आ रहा है, और हर मंथली या हर साल कितना कैश आउटसाइड जा रहा है, और एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड अगर 1 साल है तो 1 साल के बाद नेट आपका क्या इनकम क्या है। नेट इनकम से मुराद है कि आपके रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस से, या आपके रेवेन्यू जो ज्यादा नहीं है इनकम से, तो देन यू हैव अ लॉस, यानी कि एट द एंड ऑफ दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू विल हैव अ प्रॉफिट और लॉस। और वो हमें कौन बताता है, वो हमें इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी ओवरऑल परफॉर्म कैसे कर रही है। तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट है जो कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्राइमरली टाइप्स हैं, और हेल्प आउट करते हैं किसी भी कंपनी की जो चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की यहाँ पे सिर्फ जो आपको नजर आ रहा है एसेट साइड है, यानी कि बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे हमारे पास एसेट साइड है। एसेट साइड के अंदर यहाँ पे एक कंपनी है बास्केट वंडर्स, बैलेंस शीट दी हुई है 1000 में, और ये पुरानी है, 31 दिसंबर 2003 की है।
तो इसमें क्या है जो बता रही है ओवरऑल, क्या बता रही है हमें कि एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, उसकी एसेट साइड कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपके पास बी इज अ टोटल एसेट। टोटल एसेट आपको बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो क्या ओन करती है, यानी कि यहाँ पे आपके पास $2169 है टोटल एसेट है, ये बी है क्या है, टोटल कितना ओन कर रहे हैं। उसके बाद जो सी है आपका है कि अकाउंट रिसीवेबल आपके पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल से मुराद है कि कंपनी जो को पैसे आने हैं, वो जो अमाउंट है जो कस्टमर ओन करते हैं वो पैसे आने हैं वो कितने। देन वी हैव अ डी। डी यहाँ पे है प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है, जो आपके आपने पहले ही एक्सपेंस पे आउट करने हैं, वो क्या है, यानी कि जो आप फ्यूचर एक्सपेंस आइटम ऑलरेडी पेड, जो पहले ही आप पे कर चुके हैं, रेंट पे कर चुके हैं, कोई और चीज पे कर चुके हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास आता है ई। ई जहां पे आपके पास आता है टोटल जो आपके करंट एसेट्स वो कितने। करंट एसेट क्या है, यानी कि आपकी कैश या लाइकलिटी टू इन एक साल के अंदर आप कितने कैश, कितने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लाइकली टू यानी कि हो सकता है कन्वर्ट कर सकते विद इन 1 ईयर आप, तो वो आपके करंट एसेट्स है। करंट एसेट अगर आपको देखें तो सम ऑफ किसका है, इसमें आपके पास कैश है, इसमें आपका अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस हैं, एक्यूमुलेटिव टैक्स प्रीपेड है, वो सारे एक्सपेंस को जब ऐड करते हैं तो ये सारे के सारे करंट एसेट्स आपके बनते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ओरिजिनल अमाउंट पेड जो एफ है। एफ क्या है, फिक्स एसेट। जो आपके पास जो फिक्स एसेट्स हैं वो आपका क्या बताता है कि ओरिजिनल अमाउंट जो आपके पास वो क्या है। एंड लास्टली वी हैव अ जी दैट इज अ डेप्रिसिएशन बेसिकली। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डेप्रिसिएशन बताती है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। ये क्या बताती है कि आपने जो ऑलरेडी डिडक्शन है वीएट ईयर की कितनी एनुअली या पे कर दी है, पे हो रही है, या कितने एक्सपेंस हैं आपके किसके, डेप्रिसिएशन के। उसके बाद अगर आप जो फिक्स एसेट को डेप्रिसिएशन को जब ऐड कर उसमें से निकाल लेते हैं तो नेट फिक्स एसेट आ जाता है, यानी कि जो भी आपके टोटल फिक्स एसेट है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है तो वो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आपके एसेट्स आ जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स भी इंक्लूडेड है। अब सिमिलर वे में आपके पास जो दूसरी साइड होती है बैलेंस शीट की, अब ऐसे साइड आपने डिस्कस कर ली, अब आपके पास आएगी लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड आपको बेसिकली ये बता रही होती है कि आपके पास जो लास्ट पे ए एंड बी दी गई टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी जो है वो क्या है। वो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि एसेट हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे बी है, बी जो है वो भी टोटल ओन करती है, उसकी पोजीशन क्या है वो भी इसी से एक्सप्लेन होता है। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, जो आपके टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, उससे ही एक्सप्लेन होता है। उसके बाद आपके पास जो अकाउंट जो पेएबल है, जो आपने सप्लायर को पे करना है गुड सर्विसेज के बदले, वो है अकाउंट पेएबल है। देन यू हैव अ डी। डी जो है यहाँ पे आपके पास टैक्सेस है, साथ में आपके पास अनपेड वेजेस है, सैलरीज हैं। तो जो लायबिलिटीज हैं आपकी, अक्रूड लायबिलिटीज टैक्सेस हैं, वो आपने पे आउट करनी है। और जब आप नोट जो आपके पेएबल अकाउंट, जो आपके अकाउंट पेएबल को टैक्सेस और सैलरी वगैरह को ऐड अप करते हैं तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं। और उसके बाद आपके पास जो करंट लायबिलिटीज हैं ये एक्सप्लेन क्या करती हैं, ये एक्सप्लेन करती हैं कि अगर आपका जो डेट पेएबल है लेस देन 1 ईयर, यानी कि विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए विद इन 1 ईयर के अंदर जो आपने पेमेंट करनी है या आपने विद इन 1 ईयर के देना है, वो आपकी शॉर्ट टर्म जो डेट है पेएबल है वो आपकी करंट लायबिलिटीज में काउंट होता है। उसके बाद आपका अगर एक साल से ज्यादा आपके लायबिलिटीज हैं, आपने कोई लोन लिया बैंक से, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट ली है शेयर होल्डर से, या आपने कोई भी ऐसा काम किया जो आफ्टर 1 ईयर है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा, क्योंकि वो आपका डेट पेएबल है आफ्टर 1 ईयर। अगर लेस देन 1 ईयर है तो आपका वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अगर मोर देन 1 ईयर है इसका मतलब है वो आपका आ जाएगा किसके अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर। उसके बाद आपके पास जो कॉमन स्टॉक है, प्रेफर स्टॉक, कॉमन स्टॉक, दो स्टॉक की टाइप होती हैं, एक वोटिंग राइट है, एक वोटिंग राइट नहीं है। तो वो आपका जो है वो बताता है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है जो आप दे रहे हैं, और आप एड अप कैपिटल क्या दे रहे हैं उनको। और उसके बाद नेक्स्ट जो एच है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग से मुराद है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेट से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज, 100 रुपीज में से कंपनी जो शेयर होल्डर को वापस कर देती है 80 रुपीज, और 20 रुपीज जो है शेयर होल्डर के रख लेती है। तो वो बेसिकली जो 20 रुपीज है वो रिटेन कर लिया, उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस के लिए।
और जो 20 डिवाइड बाय 100 है वो 20% जो है रिटेंशन रेट है, क्योंकि आपने 100 में से 20 जो रख लिया, और 80 डिवाइड बाय 100 जो है वो आपका डिविडेंड जो रेट है जो आप पे आउट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अब आपके पास जो कॉमन स्टॉक, आपका जो कैपिटल और रिटेन अर्निंग को जब एड अप करेंगे टोटल 100 आएगा। इस केस में यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, टोटल इक्विटी आ जाएगी। और उसके बाद जब आप एड अप करेंगे आपके पास जो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को एड अप करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी लायबिलिटी प्लस इक्विटी की, वो आपका टोटल एसेट्स है। तो ये सेकंड साइड है, पहले हम डिस्कस किया एसेट साइड को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लायबिलिटी साइड। नाउ मूव टुवर्ड्स द इनकम स्टेटमेंट। अब जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर हम मैंने कहा कि बताते हैं ओवरऑल प्रॉफिट के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से ये मेजर क्या करती है कि आपकी कंपनी ने एक टाइम पीरियड के अंदर कितने रेवेन्यूज है, कितने आपके एक्सपेंस हैं, इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, ये ओवरऑल क्या है, तो ये उसको बताते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि जो रिसीवेबल है जो हमने कस्टमर से लेने हैं, और जो सी है एक्सपेंसेस है, सेल के, एक मिनट के, ऑफिसर की सैलरी, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जो आपके पास EBI है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स है, वो आपके पास, उसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर उनको भी निकाल देते तो वो आपके पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो ई पार्ट है वो आपके पास इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है, तो वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड है, यानी कि आपने कम बैंक से लोन लिया, लोन को इस्तेमाल किया, उसके नतीजे में आप कैपिटल पे कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपको फंड यूज करने की। उसके बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम है, EBI अर्निंग बिफोर टैक्स है, वो इंक्लूड है। और लास्ट में EAT है आपके पास, वो अमाउंट अर्न ऑफ आवर शेयर होल्डर्स। तो ये आपके पास जो ओवरऑल जो सिनेरियो है ये आपका सबका एक्सप्लेन करता है कि आपका ओवरऑल रिटर्न इनकम इंक्रीज हुई है, या आपके एक्सपेंस ज्यादा है, या आपकी इनकम ज्यादा है। तो एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको क्या है कि आपकी नेट इनकम है और लॉस है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हम स्टार्ट करते हैं। वो जो सेकंड पार्ट वो क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए फ्रेमवर्क। तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया, और साथ में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का डिस्कस किया। अब नेक्स्ट